Good evening, Romika. Good evening to all. How are you, sir? Yes, I'm fine. बड़ा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है कल की अपेक्षा. थोड़ा सा है तो ठीक हो जाएगा. ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत तो चलता है. गुड इवनिंग सर, आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है बेटा. अपन स्टार्ट करते हैं. कल अपने क्वेश्चन नंबर 55 देख लिया था, है ना? चलिए आंसर दीजिए. आपको आवाज आ रही है मेरी बढ़िया से? आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? यस. ओके, रोमिका ने कहा अभी तक आंसर नहीं दिया है ना. चलो, क्वेश्चन नंबर 55 का गुड इवनिंग नेहा, पूजा, रोमिका, है ना? और राहेल ने भी गुड इवनिंग कहा है. सबको गुड इवनिंग बेटा. ओके, पूजा सिंह, कल नहीं आई थी आप. हैप्पी मकर संक्रांति बेटा. जो नहीं आए थे कल उनके लिए, कल गायब थे सब लोग, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं मना रहे थे, ऐसा बताया था रोमिका ने मुझे. तो स्थावर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 105 के मद्देनजर स्थावर संपत्ति का पट्टा एक अंतरण है जिसमें किसी दी गई कीमत या दिए जाने के वचन अथवा धन वस्तुओं के अंश, सेवा अथवा किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के प्रतिफल पर उस संपत्ति को भोग के अधिकार का अंतरण हो, जिसमें उधार दिए गए धन के समुदाय को प्रतिपूर्ति करने के प्रयोजन से विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में हित का अंतरण हो, और जिसमें दी गई कीमत या दिए गए जाने के वचन के प्रतिफल स्वामित्व का अंतरण हो, जिसमें निश्चित स्थावर संपत्ति का स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना अंतरण हो. गिव द राइट आंसर. टाइम स्टार्ट्स नाउ. क्वेश्चन नंबर 55. ये अपन ने राजस्थान जुडिशल प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन आया था और कल इसको अपने देख लिया था, इसलिए आज को फिर से देखा है अपन ने. ओके, 55 का ये दिया है पूजा ने, रोमिका ने और राहेल. कैसे हो सर? हाँ बेटा ठीक हूँ मैं, बेटर मुगल से. तो कुछ ए आंसर इज करेक्ट. ए इज करेक्ट आंसर. ए इज करेक्ट आंसर. नाउ ठीक, आगे चलते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 56. एक पट्टा किया जा सकता है केवल एक निश्चित अवधि के लिए, केवल शाश्वत काल के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं. ए एवं बी दोनों. बताइए जल्दी से. 56. मेरा टारगेट था कि आज फ्राइडे को अपन खत्म कर देते, लेकिन ऐसा नहीं होगा. मंडे को ही खत्म हो पाएगा अपना, फिर ट्यूसडे से अपन शुरू करेंगे सीआरपीसी. ठीक है. 56 का डी. 56 का डी कहा है. किसने कहा? सबसे पहले रोमिका ने कहा है ना. नैया ने 55 का ए कहा है. 56 इज उत्तराखंड पीसीआर जूनियर प्रीलिम 2012. एवं बी दोनों पे एक पट्टा किया सकता है केवल एक निश्चित अवधि के लिए, केवल शाश्वत काल के लिए. ए एवं बी दोनों सही हैं. डी आंसर इज करेक्ट है. सबसे पहले दिया अपने रोमिका ने और बिल्कुल सही कहा है आपने. डी इज करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 57. संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 106 के अंतर्गत लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में किसी पट्टे की अवधि होती है. माह से माह तक, वर्ष से वर्ष तक, 11 माह तक हो, 12 माह तक. गिव द राइट आंसर. टाइम स्टार्ट्स नाउ. 57. 57 यार कहां से कहां है? यस, 57 ही है ना. हाँ, यह आया था आपका उत्तरांचल सिविल 2005 में. ओके, आपने क्या कहा है? आंसर क्या आया है भाई? 57 का आंसर आया सी. ओके, राहेल 56 का डी कह रहे हैं, सही है. पूजा ने 56 का डी, रोमा ने कहा 57 का ए. वर्ष से वर्ष तक है. संपत्ति 104 के अंतर्गत लिखित संविदा स्थानीय प्रथा के भाव में किसी पट्टे की अवधि होती है वर्ष से वर्ष, ईयर टू ईयर, है ना? ईयर टू ईयर. रेखा राठौर. ओके, 57 का सी है. उत्तरांचल सिविल 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था. वर्ष से वर्ष, है ना रोमिका? वर्ष से वर्ष. यस सर. ए, ये नहीं, सी है, सी. हाँ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 58. एक पट्टा जो अवधि के बारे में चुप है किंतु पट्टेदार उसका कब्जा ले लेता है, तो इस तरह के पट्टे को कहते हैं अनुज्ञात अभिधारी, सबर की किराएदारी, इच्छाधीन किराएदारी, अभिधारी, शाश्वतता की किराएदारी, अभिधारी और उपरोक्त में से कोई नहीं. बताइए. 58. यह आया था आपका उत्तराखंड पीसीआर जूनियर प्रीलिम 2016 में. अच्छा क्वेश्चन है. ऐसा पट्टा जो अवधि के बारे में चुप है किंतु पट्टेदार उसका कब्जा ले लेता है, तो इस तरह के पट्टे को शाश्वतता की अभिधारी
किराएदारी टेनेंसी इन परपेचुइटी कहा जाता है। शाश्वतता की किराएदारी अव्यक्त या विवक्षित अनुदान के द्वारा निर्मित होती है तथा संपूर्ण तक जारी रहती है। कंटिन्यूअस अनटिल डिटरमाइंड बाय फॉर फ्यूचर। तो लास्ट आपने आंसर क्या दिया? 58 का सी किसने भी दिया है? 58 का ए नहीं है बेटा, सी है, शाश्वतता की किराएदारी अभिदारी। यस, एक पट्टा जो अवधि के बारे में चुप है, जब अवधि के बारे में चुप है किंतु पट्टेदार उसका कब्जा ले लेता है तो इस तरह के पट्टे को कहते हैं शाश्वतता की किराएदारी अभिदारी। 58 का सी इज करेक्ट आंसर। मौज ने कहा 58 का सी और किसने कहा है? रोमिका ने कहा है। ओके, 58 का सी इज करेक्ट आंसर है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 आ जाता है हमारा। तत्प्रतिकूल संविदा स्थानीय प्रथा, स्थानीय विधि या प्रथा के अभाव में अचल संपत्ति का विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किया गया पट्टा निम्नलिखित अवधि के लिए समझा जाएगा। 5 वर्ष के लिए, मासानुमासी के लिए, वर्षानुवर्ष के लिए, उचित अवधि के लिए। तो राइट आंसर टाइम स्टार्स नाउ 59 है। ये आया था आपका उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2012 में, उत्तर प्रदेश विजय 2003 में और मध्य प्रदेश विजय 1993 में। बार बार रिपीट हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखें इसको, उसका आंसर था फटाफट 59 का। तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि तथा प्रथा के अभाव में अचल संपत्ति का विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किया गया पट्टा निम्नलिखित अवधि के लिए समझा जाएगा। तो आंसर आया है 59 का ए आया है। ए इज नॉट करेक्ट, 59 का बी इज करेक्ट। पूजा इज करेक्ट। वर्षानुवर्ष, ईयर टू ईयर, वर्षानुवर्ष। सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत तत्प्रतिकूल संविदा स्थानीय विधि या प्रथा के अभाव में अचल स्थावर संपत्ति या कृषि या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किया गया पट्टा वर्षानुवर्षीय परिसर पट्टा समझा जाएगा। और यह पट्टा टेनेंसी को 6 माह पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। जो टेनेंसी है, किराएदार है, उसको 6 माह की सूचना देकर उसको समाप्त किया जा सकता है। तो 59 का बी इज करेक्ट आंसर। किसने दिया भाई? मनोज कुमार, पूजा और राहिल ने भी दिया है 59 का बी और रोमिका ने भी। ओके, नाइस। 60 है। एक अचल संपत्ति के पट्टे की भाड़ेदारी मासिक है तो ऐसी भाड़ेदारी की समाप्ति के लिए लिखित में कितनी अवधि सूचना देनी होगी? 1 माह, 6 माह, 2 माह, 15 माह। देखो, एक अचल संपत्ति के पट्टे की भाड़ेदारी मासिक है तो ऐसी भाड़ेदारी समाप्ति के लिए लिखित में कितनी अवधि की सूचना देनी पड़ेगी? यहाँ देखना, एक अचल संपत्ति की पट्टेदारी भाड़ेदारी मासिक है। आप बताइए आंसर जल्दी से। 1 माह, 6 माह, 2 माह, 15 दिन। मध्य प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज 2011, मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे है मासिक किराएदारी है, मासिक भाड़ेदारी है, ध्यान रखना। वो जब वर्षानुवर्षी है तब 6 मास तक की सूचना देनी होती है। और यहाँ यदि उन्होंने कहा मासिक भाड़ेदारी है तो कितने दिन की सूचना देनी पड़ेगी? ओके, 60 का डी आंसर दिया है, पूजा ने दिया है 60 का डी, रोमिका ने दिया डी इज करेक्ट आंसर। सब करेक्ट करेंगे जिनको नहीं पता था। 15 दिन 15 डेज की अवधि की सूचना दे दी जाएगी और उसको जो भाड़ेदारी है मासिक उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन कृषि पट्टा नहीं है? एक पट्टा चाय के पौधे के पालन पोषण से संबंधित है, एक पट्टा नील की खेती के लिए है, एक पट्टा आलू की खेती के लिए, एक पट्टा फलों को पेड़ों से इकट्ठा करने का है। निम्न में से कौन सा कृषि पट्टा नहीं है? बताइए जल्दी से आंसर। यह आया था बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009 में। वन का बी कहा रोमिका ने और रेखा ने कहा, राठौर ने कहा डी। 70 कहाँ है भाई मनोज? 70 क्वेश्चन कहाँ से? 61 है बेटा वो। 61 का आंसर बिल्कुल सही, डी आंसर बिल्कुल सही है। वन का डी इज करेक्ट आंसर। 61 का डी है। एक पट्टा फलों को पेड़ों से इकट्ठा करने का कौन सा कृषि पट्टा नहीं है? क्वेश्चन पे आपने ध्यान नहीं दिया शायद। कौन सा कृषि पट्टा नहीं है? एक पट्टा चाय के पौधों के पालन पोषण से संबंधित कृषि पट्टा है, एक पट्टा नीली खेती के लिए कृषि पट्टा है, एक पट्टा आलू खेती के लिए कृषि पट्टा है, लेकिन एक पट्टा फलों को पेड़ों से इकट्ठा करने का है तो वो अपने आप में कृषि पट्टा नहीं है भाई। ठीक है। 62 संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत संविदा या स्थानीय विधि के अभाव में मासानुमासी पट्टा परिवशीय है। 15 दिन की ऐसी सूचना जिसका अवसान किसी अभिधृत मास के अंत के साथ होता है
1 महीने की नोटिस द्वारा, विपक्ष को 3 महीने की नोटिस द्वारा, 60 दिन की नोटिस द्वारा। राइट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। 62 का आंसर तो फटाफट याद है। मध्य प्रदेश सिविल फिल्म 2013 में, ठीक है, मध्य प्रदेश बिहार न्यायाधीश वर्ग 2 फिल्म्स प्रारंभिक परीक्षा 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका क्वेश्चन सबको पता है, सब इसका आंसर जानते हैं। यस, 62 का आपने आंसर दिया, ए इज बिल्कुल करेक्ट। और मनोज तुम कह रहे थे बिल्कुल सही है, नील की भी खेती होती है भाई, तो वो कृषि में आएगा ना। यस, सही कहा आपने। 15 दिन की ऐसी सूचना जिसकी अवसान किसी अविदित मास के अंत के साथ होता है, तो वो हो गया है। 63 मास संपत्ति अंतरण अधिनियम के संशोधन 2002 के अनुसार धारा 106 के सिद्धांतों के लिए समय अवधि प्रारंभ होती है सूचना की प्राप्ति दिनांक से, सूचना के जारी किए जाने की दिनांक से, सूचना के आहूत किए जाने की दिनांक से और सूचना से 15 दिवस की समाप्ति से। बताइए जल्दी से। 63 मध्य प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज फिल्म 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, रोमिका इज करेक्ट, नेहा इज करेक्ट और राहेल इज आल्सो करेक्ट। सूचना की प्राप्ति की दिनांक से, बिल्कुल सही। सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 2002 के अनुसार 106 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 106(2) के अनुसार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से मैं किसी बात के होते हुए भी धारा 106 क्लॉज 1 में वर्णित सिद्धांतों के लिए समय की अवधि सूचना प्राप्ति की तारीख से प्रारंभ होती है। प्राप्ति की तारीख से प्रारंभ होती है। मनोज कुमार कह रहा नहीं, बट पता नहीं दिया जा सकता। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 64 आ गया है हमारा। 63 हो गया था। हाँ, निम्न में से कौन कृषिक पट्टे की किस्म नहीं है? निम्न में से कौन कृषिक पट्टे की किस्म नहीं है? क्वेश्चन अभी वो मनोज ये नहीं है कि पट्टा दिया जा सकता है कि नहीं नील के लिए। क्वेश्चन ये है कि क्या कृषि में आता है या नहीं, है ना। वो क्वेश्चन के हिसाब से अपन आंसर देंगे। निम्न में से कौन कृषिक पट्टे की किस्म नहीं है? इंडिगो की खेती हेतु पट्टा, सब्जी की खेती के लिए पट्टा, चाय के पौधे लगवाने के लिए पट्टा, वृक्षों से फलों को इकट्ठा करने का पट्टा। इनमें से कौन कृषिक पट्टे की किस्म नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए। 64 सेम आंसर, सेम क्वेश्चन है लगभग, अभी मैंने देखा था। उत्तर प्रदेश सिविल 2012 में क्वेश्चन आया है। ओके, 64 का आंसर आया है ए, इंडिगो खेती का पट्टा। यह आया था आपका, अरे 64 का डी आंसर किसने दिया है? रोमिका ने दिया, सही है। डी इसका सही है, नेहा का, राहेल का और रेखा ने भी सही दिया है। और पूजा सिंह ने भी 64 का डी कहा है। ये 64 का एक कह रहे हैं मनोज, इंडिगो की खेती, वृक्षों से फलों को इकट्ठा करने का पट्टा जो है वो कृषि पट्टे की किस्म में नहीं आता है। संबंधित प्रावधान को 1 मिनट में सुनने का है। सेक्शन 105 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अनुसार कृषि पट्टा वर्षानुवर्षीय हो सकेगा। कृषि पट्टा क्या है, इसे अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है और इसे धारा 117 के अंतर्गत सीमित भी कर दिया गया है। किंतु न्यायिक निर्वचन एवं राजकीय शासनादेशों के अनुसार इंडिगो की खेती, सब्जी की खेती और चाय के पौधे उगाने के लिए पट्टे को कृषि पट्टा की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि इन सभी में कृषि कार्य संपादित किया जाता है। वृक्षों से फल को एकत्र करने का पट्टा कृषि प्रयोजन का पट्टा नहीं माना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। निम्न से कौन सा संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार अंतरण नहीं है? विक्रय, दान, विनिमय, किसी संपत्ति के बारे में हक का परित्याग करना, कौन सा अंतरण नहीं है? बताइए आपके ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत। डी इज राइट। 65 बिहार पीसीएस जूनियर फिल्म 2009,
निम्न में से कौन सा संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार अंतरण नहीं है? विक्रय, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, किसी संपत्ति के बारे में हक का प्रत्याग करना। और तो आंसर दिया है ओके मनोज बेटा, इसमें चलो 65 का बी दिया है। किसने दिया है? रोमिका ने 65 का डी कहा। डी इज करेक्ट। मनोज ने कहा डी इज करेक्ट। यस, डी इज राइट है, बिल्कुल सही है। 65 का डी है डी। नेहा इज करेक्ट। आरती 65 का डी है बेटा। रेखा ने सही कहा है कि संपत्ति के बारे में हक का परित्याग करना ये संपत्ति अंतरण के अंदर अंतर नहीं आता है। विक्रय आता है, दान आता है, विनिमय आता है ना। ठीक। 66 अचल संपत्ति का मासानुमासी पट्टा पट्टा करता है पट्टाधारी के भाग पर पर्यवश्य है। 1 महीने के नोटिस द्वारा, 3 महीने के नोटिस द्वारा और 15 दिन के नोटिस द्वारा, 45 दिन के नोटिस द्वारा। आपने पूछा अचल संपत्ति का मासानुमासी पट्टा पट्टा करता है पट्टाधारी के भाग पर पर्यवश्य। अभी अपन ने ऐसा क्वेश्चन देखा था, इसका आप आंसर सही देंगे मुझे लगता है। 66 का आंसर दीजिए फटाफट। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2008 में पूछा गया था। जब मासानी माजू पट्टा हो अचल संपत्ति का तो उस पर कितने समय का नोटिस देना पड़ता है, अपन ने देखा था अभी। आंसर बिल्कुल सही आया है। रोमिका 66 का सी कह रही है, रेखा ने भी कहा है और मनोज भी कह रहे हैं। एवरीबॉडी इज गिविंग द राइट आंसर। बिल्कुल सेक्शन 106 क्लॉज 1 15 दिन के नोटिस के द्वारा। यस, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 67 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत मासानुमासी पट्टा किया जा सकता है मात्र मौखिक करार द्वारा, मात्र कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा, या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा, या कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा, केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा। अब आपको बताना है आंसर, जो मासानुमासी पट्टा है वो कैसे किया जाएगा। 67 मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम 2009। $67 का सी दिया है नेहा ने, वेरी फास्ट। रोमिका ने भी दिया बहुत फास्ट, बिल्कुल सही है। बिल्कुल मनोज ने भी कहा। ओके 67 का सी पूजा ने भी कहा है, या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही। नाउ 68 निम्नलिखित में से कौन सी दशा में स्थावर संपत्ति का अंतर लिखे बिना किया जा सकेगा? 100 रुपीज से अधिक मूल्य की संपत्ति का विक्रय, 11 मास की अवधि का पट्टा, विनिमय, अनुयोज्य दावा। अब उन्होंने पूछा है कि कौन सी दशा में स्थावर संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकेगा, बताइए जल्दी से। 68 मध्य प्रदेश विभाजन 1996। आपने क्या कहा? 68 का भी रोमिका ने कहा है, बिल्कुल सही रोमिका। रेखा राठौर तुम सी आंसर दे रही हो, काहे का आंसर दे रही हो बेटा? क्वेश्चन को मार्क करो। 68 का बी करेक्ट। आरती, पूजा 68 का डी नहीं है, पूजा बी है, बी। ओके 107 एकदम सही है। नेहा 11 मास की अवधि का जो पट्टा है या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या मौखिक करार के द्वारा भी किया सकता है। सेक्शन 107 के अनुसार, सेक्शन 107 के दूसरे पैरा के अनुसार स्थावर संपत्ति के अन्य सब पट्टे अर्थात 1 वर्ष से कम अवधि के पट्टे से भिन्न पट्टे इस तरह 11 मास का पट्टा बिना लिखे किया जा सकता है, या तो रजिस्ट्री के लिखित द्वारा या कब्जे के परिणाम सहित मौखिक करार द्वारा किए जा सकेंगे। इसलिए 68 का बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षा पट्टा हो सकेगा मौखिक करार द्वारा, कब्जे के परिणाम सहित मौखिक करार द्वारा, सादा लिखित द्वारा, केवल रजिस्ट्री के लिखित द्वारा। राइट आंसर 69। मध्य प्रदेश विभाजन 2002 स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी पट्टा कैसे होगा? मौखिक करार द्वारा हो जाएगा क्या, कब्जे के परिणाम सहित मौखिक करार द्वारा हो जाएगा क्या, सादा लिखित द्वारा और केवल रजिस्ट्री लिखित द्वारा? जल्दी से आंसर दीजिए 69 का आंसर ए नहीं है। वर्षानुवर्षा पट्टा मौखिक करार से नहीं हो सकता। यस, डी इज करेक्ट आंसर। पूजा इज करेक्ट, नेहा इज करेक्ट, आरती इज आल्सो करेक्ट। केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा, केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही होगा। सेक्शन 107 यही कहता है ना, अभी मैंने देखा था ना, सेक्शन 107 कहता है कि नहीं ऐसा? स्थावर संपत्ति अंतरण 1882 धारा 107 के अनुसार स्थावर अचल संपत्ति का वर्षानुवर्षा या 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि का या वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला पट्टा केवल रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत लिखित द्वारा ही किया जा सकेगा। इसलिए बेटा हाँ बिल्कुल सही है, वेलकम बेटा, केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 70
स्थावर संपत्ति का 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि का पट्टा किया जा सकता है केवल रजिस्ट्री के लिखित द्वारा, मौखिक करार द्वारा, कब्जे के परिणाम सहित मौखिक करार द्वारा, या तो मौखिक करार द्वारा या रजिस्ट्री के लिखित द्वारा। सेम क्वेश्चन है, आजादी ये अलग समय में आया है। ये आया था राजस्थान जुडिशल सर्विस प्रीलिम 2016 में, 2016 में आया था। अभी अपन ने इसका आंसर दिया था। यस, ओके, एवरीबडी इज करेक्ट। मनोज 70 का डी कह रहे हैं। ओहो मनोज 70 का डी कैसे हो जाएगा भाई? 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि का पट्टा करना है तो मौखिक करार के द्वारा तो नहीं होगा, है ना। 1 वर्ष से कम का है तो मौखिक करार और रजिस्ट्री के लिखित द्वारा हो सकता है, वहां ऑप्शन है। लेकिन 1 वर्ष या उससे अधिक का पट्टा है तो फिर वो केवल रजिस्ट्री के लिखित द्वारा ही होगा। 70 का ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। पुराने सेशन के क्वेश्चन खत्म हो गए, जो कल खत्म होने थे वो आज खत्म हुए हैं जाके, है ना, कोई बात नहीं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं। स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान नहीं होता है। परिसीमित समय के बीच जाने से पट्टाकर्ता की मृत्यु होने पर अभ्यर्पण द्वारा पट्टा का समय किसी घटना घटित होने की शर्त पर परिसीमित है, वहां ऐसी घटना होने पर। बताइए जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश विभाजन 2007। स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान नहीं होता है। आपको क्या बताना है? पर्यवसान नहीं होता है। फर्स्ट का आंसर दिया है वी रोमिका ने, वेरी फास्ट रोमिका, एंड राइट आंसर। पट्टाकर्ता की मृत्यु पर, बिल्कुल सही। और किसने आंसर दिया भाई? नेहा, रेखा और मनोज इज आल्सो करेक्ट। स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान हो जाता है परिसीमित समय के बीच जाने से। ऐसे समय जो घटना के घटित होने पर परिसीमित हो, वहां ऐसी घटना के घटित होने पर, जहां यह कर्ता के हित का पर्यवसान किसी घटना घटित होने पर होता है या वहन करने की शक्ति का विस्तार घटना घटित होने तक ही है, वहां घटना घटित होने तक। पट्टेदार और पट्टाकर्ता के हित एक ही व्यक्ति में एक ही समय एक ही अधिकार के नाते निहित हो जाने पर और व्यक्त तथा विकसित अभ्यर्पण द्वारा, लेकिन पट्टाकर्ता की मृत्यु होने पर नहीं होता है। तो राइट आंसर इज वेलकम रोमिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको राइट आंसर बताना है। सेक्शन 111 एकदम सही। यदि पट्टादाता तथा पट्टा ग्रहीता के स्वत्व एक व्यक्ति में उसी अवधि में विष्टित हो जाते हैं, पट्टे का समापन हो जाता है। पट्टे का समापन पट्टे की नियत अवधि पूरी हो जाने पर नहीं होता है। आपको कौन सा कथन बताना है? कथन सही बताना है। पट्टे का समापन व्यक्त समर्पण से नहीं होता है, पट्टे का समापन गर्भित समर्पण से नहीं होता है। अब आपको बताना है सही आंसर सही कौन सा है। बताइए कितना राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 2। मध्य प्रदेश विभाजन 1986 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेक्शन 111 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2 का ए रोमिका, बिल्कुल सही। ए इज करेक्ट आंसर। पट्टादाता तथा पट्टा गृहीता के स्वत्व एक व्यक्ति में उसी अवधि में वेष्टित हो जाते हैं जो पट्टे का समापन हो जाता है। बिल्कुल सबने सही आंसर दिया है, राइट आंसर दिया भाई, वाह वाह। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। निम्न अंतरण में कौन सा मौखिक किया जा सकता है? बसानुवस्तु पट्टा, पट्टे का त्याग, 100 रुपए से अधिक की संपत्ति का विनिमय, साधारण बंधक। अब आपने पूछा है निम्न अंतरण में कौन सा मौखिक किया जा सकता है। सबको पता है कि द राइट आंसर का स्टार्ट फ्रॉम फास्ट। 3 का आंसर दो। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2008। कौन सा मौखिक किया जा सकता है? बसानुवस्तु पट्टा, पट्टे का त्याग, 100 वर्ष से अधिक की संपत्ति का विनिमय, साधारण बंधक। राइट आंसर दिया है 3 का बी इज करेक्ट। भूमिका इज करेक्ट, आरती आल्सो, पूजा, नेहा, पूजा और रेखा, नेहा ने टी कर दिया है। ये आपका है जो बी इज करेक्ट आंसर। पट्टे का त्याग हो सकता है मौखिक रूप से। 3 1882 की धारा 111 के खंड जा के अनुसार पट्टे का त्याग मौखिक सूचना द्वारा भी किया जा सकता है। यस, 111 का जो खंड जा है, जा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज इज डेल्ट with under the Transfer of Property Act 1882 in Section 108, Section 107, 113 or 111. Give the right answer. Time starts now. Determination of lease is dealt with under the Transfer of Property Act 1882 in. बताइए जल्दी से। ये आया था उत्तर प्रदेश हाई जुडिशल प्रीलिम 2009 में। ओके, सबने आंसर दे दिया है। 4 का डी बिल्कुल सही है। डी इज करेक्ट आंसर। भारत दुबे, पूजा सिंह, नेहा, रोमिका और मनोज ने नहीं दिया अभी तक। सेक्शन 1111 खंड जा।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्थावर संपत्ति के पट्टे का अवसान निम्न प्रकार से होगा। मौखिक सूचना द्वारा, लेखबद्ध सूचना द्वारा, अभिकर्ता को भेजकर, टेलीफोन द्वारा। कैसे होगा बताइए। स्थावर संपत्ति के पट्टे का अवसान निम्न प्रकार से होगा, उनमें से कौन सा सही है बताना है आपको। मध्य प्रदेश एपीओ 2008, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2003। फाइव का ए आंसर दिया है रोमिका, ओके, नेहा, मनोज, पूजा, आरती। एवरीबॉडी इज करेक्ट। मौखिक सूचना द्वारा, बिल्कुल सही कहा आपने। 1882 की धारा 111 के खंड के अनुसार पट्टे का प्रसारण करने या पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने या छोड़ देने के आशय की एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को सम्यक रूप से दी गई सूचना के अवसान पट्टे का प्रसारण हो जाता है, ना कि लेखबद्ध सूचना के द्वारा। जरूरत ही नहीं है। ओके, रेखा ने भी दिया है। ईश्वर वैस भी कह रहे हैं, ईश्वर वैस बी का बी नहीं है बेटा, ए है। ए इज करेक्ट। लेखबद्ध सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। 6, निम्नलिखित में से कौन से पट्टे के पर्यवसान का आधार नहीं है। कौन सा पट्टे के पर्यवसान का आधार नहीं है। परिसीमित समय का बीत जाना, विविक्षित समर्पण, पट्टे का पर्यवसान करने की दी गई सूचना की समाप्ति पर, पट्टेदार की मृत्यु पर। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी देखा था। अब ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, अलग टाइप से और अलग समय में आया है। उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2014 में आया था। इसका आंसर तो फटाफट सबने दे दिया है। 6 का डी। ओहो, रोमिका ने दिया वेरी फास्ट। पट्टेदार की मृत्यु पर नहीं होगा पर्यवसान पट्टे का, बाकी सब आधारों पर हो जाएगा। परिस्थिति समय का बीत गया है, समय लिमिटेड जो था वो बीत गया तो हो गया, विवक्षित समर्पण हो गया तो भी वो पर्यवसान हो जाएगा, पट्टे का अवसान करने की दी गई सूचना की समाप्ति पर भी हो जाएगा, लेकिन पट्टेदार की मृत्यु पर वो समाप्त नहीं होगा। एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 7, स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान निम्नलिखित में से कौन सी दशा में नहीं होता है। तद्वारा परिसीमित समय के बीच जाने पर, अव्यक्त अभ्यर्पण द्वारा, छोड़ देने की सूचना के तमिल पर, संप्रहरण द्वारा। अलग से क्वेश्चन 7 यह आया था मधुर सिविल 1996 में, 1996। कौन सी दशा में नहीं होता है। यस, ओहो, 7 का आंसर नहीं दिया। 7 का सी कहा है, छोड़ देने की सूचना। हाँ, 8 तरह से बताया है कि पर्यवसान हो सकता है, लेकिन उसमें छोड़ देने की सूचना की तामील वाली बात उसमें शामिल नहीं है। सेक्शन 111 में पट्टे के पर्यवसान में जिन 8 तरीकों का उल्लेख किया गया उसमें छोड़ देने की सूचना की तामील वाली बात नहीं कही गई है, इसलिए सी को हम मानेंगे आंसर। रोमिका ने कहा 7 का सी, पूजा ने कहा 7 का और मनोज ने कहा 7 का सी। सी इज करेक्ट आंसर। नेहा 7 का डी नहीं है, सब बाकी सब सही करेंगे। छोड़ देने की सूचना की तामील पर। 8, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा के अंतर्गत पट्टा करने वाला एवं पट्टा प्राप्त करने वाले के अधिकार एवं दायित्व संबंधी प्रावधान कायम है। किस धारा के अंतर्गत पट्टा करने वाले एवं पट्टा प्राप्त करने वाले के अधिकार एवं दायित्व संबंधी प्रावधान है। 107, 109, 108 और 110 बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड जूनियर प्रीलिम्स उत्तराखंड जूनियर प्रीलिम्स 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सेक्शन 8 का बी दिया है रोमिका ने, ईश्वर ने, भरत ने कहा नहीं, बाकी आरती ने सही कहा है। बी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 108 इसके बारे में प्रावधान करता है। 108 के अंतर्गत पट्टा करने वाले एवं पट्टा प्राप्त करने वाले के अधिकार एवं दायित्व संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो 8 का बी इज करेक्ट आंसर। ओके, किस किसने दिया है। स्वाति मिश्रा ने कहा 8 का बी, आरती ने भी कहा है और मनोज ने भी कहा है और पूजा भी कह रही है। बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नीचे नहीं करो भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अंतरण मौखिक किया जा सकता है। स्थावर संपत्ति का दान, अनुयोजित दावों का अंतरण, स्थावर संपत्ति का विक्रय जो 100 से अधिक हो, पट्टे का त्याग। कौन सा अंतरण मौखिक किया जा सकता है। अभी आप इसको आंसर दे सकते हैं जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश सिविल 1999 में क्वेश्चन आया था। 9 का डी किसने दिया। रोमिका, मनोज, पूजा। ओके, एवरीबॉडी इज करेक्ट और सही आंसर। वेरी फास्ट, वेरी गुड। पट्टे का त्याग हो सकता है मौखिक के अंतरण, मौखिक अंतरण के द्वारा। ठीक है, अंतर हो सकता है मौखिक के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान निम्नलिखित में से कौन सी दशा में नहीं होता है। अब बताना है नहीं होता है। छोड़ देने की सूचना के तामील पर, संप्रहरण द्वारा, स्पष्ट संप्रहरण द्वारा, तद्वारा समय बीत जाने पर। बताइए जल्दी से। 10 यह आया था उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2015 में। अच्छा, रिपीटेशन भले ही होता है लेकिन क्वेश्चन अलग समय में पूछे गए, इसका मतलब उससे हमको ये पता पड़ता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन हमको
आना ही चाहिए। वो अलग अलग तरह से पूछते हैं, हम अलग अलग तरह से उसका आंसर देने में सक्षम होना चाहिए हमें। बिल्कुल सही कहा, 10 का ए इज करेक्ट आंसर। छोड़ देने की सूचना की तामील पर नहीं होता है क्या? स्थावर संपत्ति के पट्टे का प्रवसान। ओके, वेलकम। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पट्टा करने वाले पट्टा प्राप्त करने वाले के अधिकार संबंधी प्रावधान है? अभी अपन ने देखा था क्वेश्चन, तो सेक्शन 108 है ना। ओके, इसको अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के पट्टे का लिखित निष्पादन होना आवश्यक है। मात्र पट्टाकर्ता द्वारा, मात्र पट्टेदार द्वारा, पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार दोनों द्वारा, पट्टाकर्ता द्वारा या पट्टेदार द्वारा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम 2009 रिपीटेड था। हाँ बेटा, वो रिपीटेड था। 13 का सी, पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार द्वारा, पट्टेदार दोनों द्वारा। बिल्कुल सही कहा आपने, 13 का सी इज करेक्ट आंसर ओमिका, वेरी नाइस। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के पट्टे का लिखित निष्पादन होना आवश्यक है, दोनों के द्वारा। सेक्शन 107 के अनुसार जहां की स्थावर संपत्ति का पट्टा राष्ट्रीयकृत लिखित द्वारा किया गया है, वहां ऐसा लिखित या कि जहां एक लिखित से अधिक लिखित है, वहां के एक ऐसी लिखित पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार द्वारा दोनों द्वारा निष्पादित की जाएगी। बिल्कुल सही, वेलकम। क्वेश्चन नंबर 14, जहां स्थावर संपत्ति का पट्टा राष्ट्रीयकृत लिखित द्वारा किया गया है, वहां ऐसी लिखित केवल पट्टाकर्ता द्वारा, केवल पट्टेदार द्वारा, दोनों में से किसी एक के द्वारा पट्टाकर्ता एवं पट्टादार दोनों द्वारा निष्पादित की जाएगी। बताइए जल्दी से। 14 मध्य प्रदेश विभाग 2002, अच्छा क्वेश्चन है, अलग नहीं है लेकिन अच्छा है, डिफरेंट नहीं है लेकिन अच्छा है। 14 का डी कहा ओमिका ने, नेहा अग्रवाल, आरती, पूजा। ओके, एवरीबॉडी इज करेक्ट। पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार द्वारा दोनों द्वारा निष्पादित की जाएगी। बिल्कुल सही कहा, दोनों के द्वारा निष्पादित की जाएगी वो। ओके, मनोज ने भी कहा 14 का डी, दिस करेक्ट आंसर। ओके, नाइस है आंसर, सबने सही आंसर दिया है। 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण वैध है? 4,900 रुपीज मूल्य की अपंजीकृत भोग संबंधक, 4,900 रुपए मूल्य की अचल संपत्ति का अपंजीकृत दान, मकान का वर्षानुवर्षी पट्टा और ऋण का मौखिक समानुदेशन। कौन सा अंतरण वैध है हमको बताना है। वैलिड 15 यह आया था मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्लिम्थ 2010 में। ओके, 15 का डी आंसर भी दे दिया है भाई रोमिका ने, वेरी फास्ट, वेरी गुड। ऋण का मौखिक समानुदेशन इज राइट। और किसने दिया है? स्वाति ने। 15 का सी का 15 का डी है बेटे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 107 के अनुसार मकान का वर्षानुवर्षी पट्टा केवल पंजीकृत लिखित द्वारा किया जा सकता है। भोग बंधक एवं दान में संपत्ति पंजीकृत रजिस्ट्रीकृत होनी चाहिए, ना कि अपंजीकृत। अतः उपरोक्त तीनों अंतरण अवैध हैं, जबकि ऋण का मौखिक समानुदेशन किया सकता है एवं ऐसा अंतरण वैध अंतरण की श्रेणी में आएगा। डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, which is correct position of law regarding creation of a lease? Number 1, the terms of the lease can be at the desire of the parties. B, a lease has to be strictly in accordance with the provisions contained in the Transfer of Property Act. C, the terms of a lease have to be in the accordance with the general propositions of the Transfer of Property Act. However, the practices are free to agree upon such other terms as they may deem appropriate. None of the above are correct. The right answer, time starts now. 16 का आंसर तो फास्ट। यह बिहार हाई जुडिशियल सर्विस प्रीलिम्स 2016 में आया है। बिहार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2016 में प्रीलिम्स में आया था। 16 का आंसर दीजिए, सोच के देना जल्दी से। करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ ए लीज। एक पट्टे को बनाने के लिए, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है। ओके, 16 का आंसर नहीं दिया है अभी तक किसी ने। 16 का ए इज नॉट करेक्ट रोमिका, सी इज करेक्ट। द टर्म ऑफ अ लीज हैव टू बी इन अकॉर्डेंस विद द जनरल propositions of the transfer property. ठीक है, act however the practices are free to agree upon such other terms as they may deem appropriate. ये 16 का सी है। पट्टे पक्षकारों के मध्य पट्टों का सृजन संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के सामान्य उपबंधों के अनुसार किया जाना चाहिए। वो कह दिया उसने। पट्टे के सृजन हेतु सामान्य प्रावधान अधिनियम की धारा 105 से 117 में बने थे। वहीं उल्लेखनीय है कि पट्टे का सृजन करते समय पक्षकार ऐसे अन्य निबंधनों, रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस का पर भी सहमत हो सकते हैं जिन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो उन्हें उचित व आवश्यक प्रतीत होते हैं।
इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 16 का सी इज करेक्ट। वेलकम बेटे। 17 इनमें से किस स्थिति में पट्टे का पर्यवसान हो सकता है? निश्चित अवधि व्यतीत होने पर, पट्टाकर्ता के हित अथवा शक्ति के पर्यवसान होने पर, विलयन के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर नाउ 17 उत्तराखंड सिविल जज 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। 17 का डी आंसर दिया है रोमिका ने, पूजा ने, नेहा ने, आरती ने और ईश्वर व्यास ने। बिल्कुल सही बेटा। और भरत दुबे भी सब ने कहा है, बट उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। एवरीबडी इज करेक्ट। किस स्थिति में पट्टे का पर्यवसान हो जाता है? निश्चित अवधि बीत गई हो जाएगा। पट्टाकर्ता के हित अथवा शक्ति के पर्यवसान होने पर, विलयन के द्वारा। ऑल दिस करेक्ट। स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान नहीं होता है समय के बीत जाने से, अभिव्यक्त समर्पण से, संपत्ति की नोटिस की तामीली द्वारा, समाप्ति की नोटिस की तामीली द्वारा और संप्रहण द्वारा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन कब आया था ये क्वेश्चन? ये आया था मध्यप्रदेश सिविल जज फिल्म 2010 में। सेक्शन 111 के समय के बीत जाने से, अभिव्यक्त समर्पण से तथा संप्रहण द्वारा पट्टे का पर्यवसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके तामील पे नहीं होता। समाप्ति की नोटिस की तामील द्वारा स्थावर संपत्ति पट्टे का पर्यवसान नहीं होता है। बिल्कुल सही। 18 का सी आप सबको याद है ना, सबको है, सबका सही आया है ना आंसर, आप सोचने की आवश्यकता नहीं है। 19 तुम मेरे मकान मालिक नहीं हो। ठीक है, इन शब्दों के साथ किराए के भुगतान से मना करना यह है। दावा त्याग होगा तो पट्टे का संपूर्ण किया सकता है। ये वाक्य अवैध है, किंतु पट्टे के अधिकार को संपूर्ण नहीं किया सकता। पट्टे के स्वतः पर्यवसान में परिणत होगा। पट्टाकर्ता को क्षतिपूर्ति बदावे के लिए अधिकार प्रदान करेगा। बताइए 19 उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2016। नाइनटीन का आंसर दिया है रोमिका ने। 19 का बी नहीं है रोमिका, ए इज करेक्ट। दावा त्याग होगा तथा पट्टे का संपूर्ण किया जा सकता है। 19 का ए इज करेक्ट, नॉट डी। 19 का ए संबंधित प्रावधान धारा 111 के खंड 6 के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत मामले में तुम मेरे मकान मालिक नहीं हो, इन शब्दों के साथ किराए के भुगतान से मना किया गया करना दावा त्याग होगा। ठीक है, इस स्थिति में पट्टे का संपूर्ण किया जा सकेगा। ए इज करेक्ट आंसर 19 का ए। वेलकम रोमिका। 19 का ए इज करेक्ट। साहब इसको सही कर लेंगे ना। 19 का ए। 20 अचल संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान हो जाता है तद्वारा निर्धारित समय अवधि के बीत जाने पर। ठीक है, विवेक्य संपत्ति द्वारा किसी घटना घटित होने पर जहां उस संपत्ति के पट्टाकर्ता के हित का पर्यवसान उस घटना घटित होने पर होना हो। जब पट्टेदार दिवालिया हो जाए। अवर्ग से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको बताना है, जो रॉन्ग आंसर है वो बताना है। बताइए जल्दी से। 20 यह आया था आपका मध्यप्रदेश सिविल जज 2005 में। 20 का डी रोमिका ने कहा, बिल्कुल फास्ट और सही कहा। जब पट्टेदार दिवालिया हो जाए, ये वाली बात उसमें नहीं आती है। ठीक है, अचल संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान इससे नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। 20 का डी सबने दिया है लगभग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। आ एक पट्टाकर्ता बा पट्टादार को संपत्ति को त्यागने का नोटिस देता है। नोटिस का अवसान हो जाता है तथा बा कब्जे में बना रहता है। बा को पुनः उस संपत्ति को छोड़ने का दूसरा नोटिस देता है। पहले नोटिस की वैधता का परीक्षण कीजिए। पहले नोटिस का परित्यजन हो जाता है। प्रथम व दूसरा नोटिस वैध है। दूसरे नोटिस को प्रथम का अनुस्मारक माना जाएगा। दूसरा नोटिस वैध नहीं है। अब बताइए जल्दी से। 221 यह आया था उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2016, उत्तर प्रदेश सिविल जज 2015 में। ओके, रोमिका ने कहा 21 का इज करेक्ट आंसर। पहले नोटिस का परित्यजन हो जाएगा। पहला दूसरा नोटिस दे दिया तो पहले नोटिस का परित्यजन तो हो जाएगा। 21 का दिया आरती ने। पूजा ने भी कहा 21 का
और बाकी सब भी कहो यार जल्दी जल्दी। चलो कह ही रहे होंगे आप लोग, 21 का ये है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। आंसर पहले आप दिख रहा है आपको, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, शॉट ले लो आपको ठीक लगता है तो, या फिर पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आगे है, ये रहा। निम्नलिखित सूची 1 एवं सूची 2 में वर्णित संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों और धाराओं को सम्मिलित करना है हमको। चुनाव का सिद्धांत, आवाज नहीं आ रही है यार, हमने बंद कर दी थी फिर भूल गए होंगे। मोटरसाइकिल निकलती रहती है ना, उसकी आवाज बहुत तेज आती है। खा को का एक फर्म गा की जीवन पर्यंत के लिए पट्टे पर देता है। गा की मृत्यु हो जाती है किंतु का की अनुमति से खा कब्जा बनाए रखता है। खा का पट्टा समाप्त हो जाता है, वर्षानुवर्ष नवीनीकृत हो जाता है, सदा के लिए नवीकृत हो जाता है, मृत्यु के वर्ष के लिए नवीकृत होता है। बताइए जल्दी से। 24 का बी कहा, ये आया था उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2015 में। हाँ यस, 24 का बी इज करेक्ट आंसर। पूजा ने कहा, विश्व ने कहा वर्षानुवर्ष नवीकृत हो जाता है। नाइस, बी इज करेक्ट आंसर। ओके, रोमिका ने भी कहा 24 का बी। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा पट्टे के अतिधारण के प्रभाव से संबंधित है? 114A, 115A, 115, 116। बताइए जल्दी से। संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा पट्टे के अतिधारण के प्रभाव से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2015, 2014 और उत्तराखंड सिविल जज 2009। सेक्शन कौन सा है इससे संबंधित? 25 का डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर। यस बेटा, सेक्शन 25 का आंसर दिया है डी, और डी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 116 इज करेक्ट। संबंधित प्रावधान एक मिनट में सुनो। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 116 साथी धारा से संबंधित है, जिसमें यह उपबंधित है कि यदि संपत्ति का पट्टेदार या उपट्टेदार पट्टे के पर्यवसान के पश्चात उस पर अपना कब्जा बना रखता है और पट्टा करता है, उसका विधिक प्रतिनिधि पट्टेदार या उपपट्टेदार से भाटक स्वीकार करता है या कब्जा बनाए रखने के लिए अन्यथा उसको अनुमति देता है, तो तत्प्रतिकूल करार के अभाव में पट्टा धारा 106 में यथाप्रविष्ट उस प्रयोजन के अनुसार जिसके लिए संपत्ति पट्टे पर दी गई थी वर्षानुवर्ष या मासानुमास के लिए नवीकृत हो जाता है। इस उपबंध के अनुसार जब आ एक घर 5 वर्ष के पट्टे पर बा को देता है तथा बा उस घर को तीसरे व्यक्ति सा को 1000 रुपये मासिक किराए पर पट्टे पर देता है तथा 5 वर्ष बाद भी उस सा घर पर काबिज रहता है और आ को भाटक किराया देता रहता है, तो उस सा का पट्टा मासानुमास नवीकृत होता रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन संपहरण द्वारा पट्टा के पर्यवसान का आधार है? अव्यक्त शर्त के भंग होने पर, पट्टा की अवधि समाप्त होने पर, पट्टाधारी की अभ्यर्पण करने पर, पट्टाकर्ता का हित पट्टाधारी में निहित होने पर। बताइए जल्दी। 26 यह आया था उत्तर प्रदेश सिविल जज 2003 में आपका क्वेश्चन।
26 का अभी आंसर नहीं आया है। 26 का सी। ओके, नेहा जोशी ने कहा सी इज नॉट करेक्ट। यस, 26 का ए इज करेक्ट। आरती ने, अंजलि ने भी कहा 26 का ए अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर, बिल्कुल सही कहा, ये सही है। 1882 की धारा 111 के खंड 6 के अनुसार संप्रहण द्वारा पट्टे के परिवसान का आधार किसी अभिव्यक्त शर्त का भंग होता है। 26 का ए आंसर जिसने भी दिया है वो सही दिया है। ईश्वर, पूजा, नेहा और अंजलि और रोमिका। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। एक पट्टादार अपने पट्टाकर्ता से पट्टाकृत संपत्ति का नया पट्टा वर्तमान पट्टे के चालू रहने के दौरान प्रभाव होने के लिए प्रतिगृहित करता है। यह पूर्वक पट्टे को विनिमय परिवर्तित कर देता है, पूर्वक पट्टे को शाश्वत पट्टे में परिवर्तित कर देता है, पूर्वक पट्टे का विवक्षित अभ्यर्पण है, एक शून्य करणीय करार है। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान जुडिशियल सर्विस फिल्म 2013। ओके, 27 का सी इज करेक्ट आंसर होगा। यस, पूर्वोक्त पट्टे का विवक्षित अभ्यर्पण है। जो पूरा वाला पट्टा था वो विवक्षित रूप से इनडायरेक्टली अभ्यर्पण हो गया उसका और नए पट्टे में कन्वर्ट हो गया है वो। ठीक है, बिल्कुल सही। 27 का सी इज करेक्ट आंसर। अंजलि, मेहा, पूजा, एवरीबॉडी इज करेक्ट और वेलकम नोबिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। होल्डिंग ओवर का क्या प्रभाव होगा? अभी जो आपने कहा था ना, होल्डिंग ओवर, पट्टा अवैध हो जाएगा, पट्टे का नवीनीकरण हो जाएगा, पट्टा समाप्त हो जाएगा, पट्टा शून्य हो जाएगा। बताइए जल्दी से। 28 मधुमेह सवेजा 2016। 28 का बी। ओ वेरी फास्ट और गुड आंसर। ईश्वर ने कहा 27 का सी। ठीक है ईश्वर। और रमिका ने 28 का बी। अंजलि ने कहा बी इज करेक्ट। पट्टे का नवीनीकरण हो जाएगा। होल्डिंग ओवर का प्रभाव क्या होता है? पट्टे का नवीनीकरण, पट्टे का नवीनीकरण हो जाएगा। नाइस, ओके, वेलकम। क्वेश्चन नंबर 29। आ एक ग्रह बा को 5 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है। वह एक ग्रह सा को 1000 रुपए मासिक भाटक पर पट्टे पर देता है। 5 वर्ष के अवसान हो जाने पर भी सा ग्रह पर कब्जा कायम रखता है और आ भाटक देता है। सा का पट्टा आगे के 5 वर्ष के लिए नवीकृत हो जाएगा। मासानुमास नवीकृत होता रहता है, किसी भी समय परिवेश होता है, मासानुमास नवीकृत होता रहता है। बताइए जल्दी से। 29 यूपी सिविल 2006। 29 का बी कहा है रोमिका ने, नहीं रेखा ने कहा 28 का बी और पूजा ने कहा 29 का बी, रोमिका ने भी 29 का बी कहा है। बी इज करेक्ट आंसर है ना। नेहा 29 का, अंजलि ने भी 29 का बी कहा है। बी इज करेक्ट। मासानुमास नवीकृत होता रहता है वो। कैसा? मासानुमास, क्योंकि मासानुमास ही वो किराया देता था उसको, तो मासानुमास नवीनीकृत होता रहेगा। ठीक है, बी इज करेक्ट। मतलब सबको बात समझ में आ रही है और बिल्कुल सही आंसर वो दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है। आ एक पट्टाकर्ता बा पट्टादार को संपत्ति को त्यागने का नोटिस देता है। नोटिस का अवसान हो जाता है तब बा कब्जे में रहता है। आ बा को पुनः उस संपत्ति को छोड़ने का दूसरा नोटिस देता है। पहले नोटिस की वैधता का परीक्षण कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया है, इसका आंसर आप फिर से एक बार दे दीजिए फटाफट, क्योंकि रिपीटेशन में आ गया ये। शायद किसी ने पहले सही आंसर नहीं दे पाया हो तो वो इस बार देने की कोशिश करे। ये उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2016 और यूपी सिविल 2015 में आया था। यस, 30 का पहले नोटिस का प्रत्युत्तर हो जाता है। सही है, ये एक्चुअल में रिपीटेशन था, है ना, इसलिए कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। तुम मेरे मकान के मालिक नहीं हो, इस शब्दों के साथ किराया भुगतान करना, ये तो अपना हो गया था ना। चलो इसको अब नहीं देख रहे हैं फिर से, बार बार एक ही क्वेश्चन को देखना ठीक नहीं है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। दावा त्याग होगा न पट्टे का संपूर्ण किया जा सकता है। यस। नाउ स्थावर संपत्ति के पट्टे का परिवसान नहीं होता है समय के बीत जाने से। अभिव्यक्त समर्पण से समाप्ति की नोटिस तामील द्वारा संपूर्ण द्वारा। अच्छा, ये भी हो गया था। इसका आंसर अपने सी दिया था और सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। नाउ 33 निम्न में से किस स्थिति में पट्टे का परिवसान हो सकता है? निश्चित अवधि बीत जाने पर। अच्छा, ये वाला भी हो गया था। 33 है। ओके, उपरोक्त सभी हैं। प्लीज करेक्ट आंसर। नाउ 34 अब
ये भी शायद रिपीटेशन में है, इसके बाद नए क्वेश्चन आएंगे। हो गया गड़बड़ आज मुझसे ना। इसका है जब पट्टेदार दिवालिया हो जाता है, ये इसमें शामिल नहीं होगा परेशान के लिए। यस यस। नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। वो रिपीटेशन हो गया था उनका। राम 5 लाख मूल्य वाले मकान को 2 लाख मूल्य वाले एक खेत एवं 3 लाख रुपए नकद के बदले श्याम को अंतरित करता है। यह संव्यवहार है। एक विक्रय है, एक विनिमय है। ना तो विक्रय ना ही विनिमय, एक व्यवस्था है। ठीक है। 35 का बी आंसर दे रही हैं कौन? रोमिका। मध्य प्रदेश एपीयू फिल्म 2009, ये क्या है? ओके, 35 का बी दिया रोमिका ने, आरती ने, नेहा ने और मनोज ने, अंजलि ने और एक्सचेंज 118। बिल्कुल सही रोमिका, एक विनिमय है। ओके, राइट आंसर, एवरीबॉडी इज करेक्ट। धन का विनिमय संबंधी प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें संबंधित है? 118, 121, 119, उपरोक्त में से कोई नहीं। रोमिका तो पहले लिख दिया था। 36 उत्तराखंड पीसीएल जूनियर फिल्म 2013। और 36 का वेलकम रोमिका ने 36 का सी बिल्कुल सही। सेक्शन 121 इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 121 में धन का विनिमय संबंधी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार धन के विनिमय पर हर एक पक्षकार अपने द्वारा दिए गए धन के असली होने की तद्वारा वारंटी देता है। इसलिए सेक्शन, इसका सेक्शन जो है 121 है। रोज 121 धन के 121 में धन का विनिमय है ना, तो 21 में है, 121 में बिल्कुल सही। 37 दान की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? दान की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? सेक्शन 25 में, सेक्शन 106 में, 122 में और 111 में। बताइए जल्दी से, दान की परिभाषा कहां वर्णित है? यह आया था मध्य प्रदेश विजय 1989, 1989। दान की परिभाषा। ओके, अंजलि ने कहा 122 में और रोमिका ने कहा 37 में भी, आरती ने भी कहा है, रेखा ने भी कहा है। बिल्कुल सही। सेक्शन 121 डिफाइन करता है गिफ्ट को। 122 दान की परिभाषा इसमें दी गई है। इससे संबंधित प्रावधान को 1 मिनट में बता देता हूं। दान को संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 में परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 125 में सशर्त अंतरण है एवं धारा 106 पट्टों की कालावधि एवं धारा 111 शिष्ट हित के विरुद्ध निबंधन से संबंधित है। सेक्शन 122 के अनुसार दान किसी वर्तमान जंगम संपत्ति या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, दाता जो है, दूसरे व्यक्ति या दाता को स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो और उस दूसरे व्यक्ति अदाता द्वारा या की ओर से प्रतिग्रहित किया गया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित अनिवार्य तत्वों में से दान करने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? संपत्ति का अंतरण, दाता, प्रतिफल का होना, अदाता। से अनिवार्य तत्वों से दान के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है आपको बताना, जल्दी बताइए। 38 का बी आंसर दिया है रोमिका ने। वेरी फास्ट रोमिका, एंड राइट आंसर। नेहा इज आल्सो करेक्ट। आरती, अंजलि, नेहा ने दिया था फास्ट, है ना, बहुत बढ़िया नेहा। प्रतिफल का होना, वेरी गुड। प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। यह आया था मध्य प्रदेश विजन 1989 और 2002 में। विदाउट कंसिडरेशन, यस। 39 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 निम्न में से किस प्रकार के दान से संबंधित है? जीवित व्यक्तियों के बीच दान, आसन्न मरण दान, मोर्टिस काजा, वसीयत द्वारा दान या उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से। 39 उत्तराखंड पीसीएल जूनियर फिल्म 2014 कैसे दान की बात कर रहे हैं? वेलकम रोमिका। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 निम्न में से किस प्रकार के दान से संबंधित है? 39 का ए आंसर बिल्कुल सही है। जीवित व्यक्तियों के बीच दान की बात की जाएगी। एक दाता है, एक अदाता है ना। दाता ने दिया, अदाता ने उसको स्वीकार किया है और वो जीवित होना चाहिए और उसके जीवन काल में उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। 39 का ए। 40 एक दान पत्र निष्पादन और सत्यापन करके अदाता को सौंप दिया गया है। अदाता ने दान को स्वीकार कर लिया। विलेख के रजिस्ट्रीकरण से पहले दाता दान का प्रतिसंहरण करना चाहता है। अदाता को सलाह दें। दान प्रतिसंहरित किया सकता है क्योंकि इसका रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ था। दान पूर्ण नहीं आता है, प्रतिसंहरण हो सकता है। दान पूर्ण है, विलेख का रजिस्ट्रीकरण बाद में हो सकता है। रजिस्ट्रीकरण हो जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। बताइए जल्दी से। 40 39
क्वेश्चन नंबर 40, 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 का सी। 40 कौन कौन ने दिया है 40 का सी? रोमिका, आरती, अंजलि, पूजा, मनोज, एकदम 40 का सी सही है, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। दान पूर्ण है, ब्लेक का रिष्टीकरण बाद में हो सकता है। ठीक है, वो हो गया है पूर्ण, इसलिए वो उसका रिष्टीकरण बाद में हो सकता है। सेक्शन 122 का दान का प्रतिग्रहण अदाता द्वारा करने के बाद पूर्ण हो जाता है। केवल पंजीकरण ना होने से दान की वैधता प्रभावित नहीं होती है। दान किसी वर्तमान जंगम में स्थावर संपत्ति का वह यंत्र हो है, जो अभी अपन ने देखा था ना। चलो ना क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन दान का आवश्यक तत्व नहीं है? दाता और अदाता, विषय वस्तु का अंतरण प्रतिबल सहित होना चाहिए। अब सबको पता है इसका आंसर, जल्दी से आंसर दो 41 का। 41 का आंसर दीजिए फास्ट। उत्तर प्रदेश सिविल जज 2012 यार। 41 का डी इज करेक्ट आंसर। अंतरण प्रतिबल सहित होना चाहिए, सबको पता है, ये गलत है। प्रतिबल में प्रतिफल नहीं होगा, बिना किसी लेन देन के होगा। आवश्यक तत्व तो नहीं है, कौन सा? प्रतिबल। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, है ना। 42, दान के लिए क्या आवश्यक नहीं है? दाता एवं अदाता, प्रतिफल, जंगम में स्थावर संपत्ति, अंतर तथा प्रतिग्रहण। ये भी क्वेश्चन अलग टाइम में आया, इसलिए इसको रखा गया है। बिहार में आया पीसीएस जूनियर 2009 में। यस, 42 का सी इज करेक्ट आंसर, प्रतिफल। हमें लगता है आज कंप्लीट हो जाएंगे अपना, 10:30 बजे तक अपन निपटा देंगे, लगता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को आज। लेकिन इसमें मैं सोच रहा हूँ कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको अपन एक विश्लेषण वर्ग के रूप में लेंगे अपन, है ना। इसलिए उसको अपन मंडे को भी ले सकते हैं। 42 ना क्वेश्चन नंबर 43, दान के द्वारा स्थावर संपत्ति के अंतरण में आवश्यक तत्व तो नहीं है। दाता एवं अदाता, दाता कम से कम 2 साक्षी प्रमाण पंजीकृत लिखित द्वारा केवल संपत्ति के परिधान द्वारा। बताइए, आवश्यक तत्व तो नहीं है 43 में। मध्य सिविल 2012 आवश्यक तत्व नहीं है। 43 का डी आंसर दिया है रोमिका ने। रोमिका इज करेक्ट। के कम 43 का क्या दिया? डी दिया ना। हाँ, केवल संपत्ति के परिधान द्वारा। यस, ये आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, केवल संपत्ति के परिधान द्वारा। 43 का डी आवश्यक तत्व नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, which of the following is not a condition for a valid gift of immovable property? Which of the following is not a condition of a valid gift of immovable property? Registered instrument signed by on behalf of the donor. Constitution, attention by at least 2 witnesses. Acceptance of gift by donee during the lifetime of the donor. Yes, बताइए, valid gift of immovable property. Following is not a condition. आपने क्या कहा? 44 का उत्तर प्रदेश हाई जूडिशल प्रीलिम 2009, सबको पता है इसका। 44 का बी है। बहुत कहानी लिखने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। उन्होंने कहा कॉन्सिडरेशन आवश्यक तत्व तो नहीं है, सबको पता है। प्रतिफल लिख दिया उन्होंने, बस यही गड़बड़ हो गया ना। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत दान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अचल संपत्ति का दान नहीं हो सकता, केवल अचल संपत्ति का दान में दी जा सकती है। दान केवल पसंद दान ग्रहीता द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि स्वीकृति से पूर्व दान ग्रहीता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है। आपको क्या पता नहीं कौन सा सही है? गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 45, उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2012। यस, रोमिका, पूजा इज करेक्ट। यदि स्वीकृति, और मनोज ने भी कहा यदि स्वीकृति से पूर्व दान ग्रहीता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है। रेखा राठौर ने भी कहा है, बिल्कुल सही। एवरीबॉडी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत दान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? यह हमने अभी देख लिया था ना, रिपीटिशन है। यदि स्वीकृति से पूर्व दान ग्रहीता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 के अनुसार संपत्ति में शामिल है केवल चल
केवल अचल, चल वाचल और केवल कृषि भूमि? बताइए जल्दी से, क्या संपत्ति में शामिल है? मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय 2013। यस रोमिका, एस वेरी फास्ट एंड गुड, राइट आंसर, चल एवं अचल संपत्ति। आरती ने भी कहा 47 का सी। एवरीबॉडी इज करेक्ट आई थिंक, सब सही आंसर देंगे इसका, चल एवं अचल संपत्ति। यहाँ पे 122 के अंतर दान की विषय वस्तु होती है। यस। क्वेश्चन नंबर 48, दान के बारे में अदाता प्रतिफल, अदाता प्रतिफल, अदाता प्रतिफल करने से पूर्व मर जाता है तो दान वैध है, दान शून्य है, दान शून्य करनी है, न्यायालय निर्णित करता है? बताइए। 48, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय 2007, राजस्थान जुडिशियल डिप्लोमा 2013, यूपी सिविल जज 2006, 2013, 2008, 2009, 2014 में उत्तराखंड सिविल जज प्रीलिम्स में आया था। कई बार आया है क्वेश्चन। दान के बारे में अदाता प्रतिग्रहण करने से पूर्व मर जाता है। अदाता मतलब दान लेने वाला। यस बिल्कुल सही कहा आपने, दान शून्य हो जाएगा। यस यस बिल्कुल सही। 49, निम्न में से कौन सा दान वैध है? का खा को 5000 रुपए इस शर्त पर देता है कि वह गाय की हत्या करेगा। का खा को इस शर्त के साथ खेत दान करता है कि यदि खाने एक वर्ष में गाय के घर में आग नहीं लगाई तो उसका खेत समाप्त हो जाएगा। सी, का इस शर्त के साथ खा को खेत दान करता है कि यदि खाने एक वर्ष में गाय के घर में आग नहीं लगाई तो उसका हित समाप्त हो जाएगा। और डी, का इस शर्त के साथ मकान दान करता है कि यदि खा इसमें नहीं रहा तो वह दान समाप्त हो जाएगा। कौन सा दान वैध है? बताइए जल्दी से। 49, बहुत बढ़िया, 49 का डी आंसर दिया है रोमिका ने, राइट आंसर दिया है और फास्ट आंसर दिया है। मध्य प्रदेश सिविल जज 2010, का इस शर्त के साथ मकान दान करता है कि यदि खा इसमें नहीं रहा तो वह दान समाप्त हो जाएगा। ये ऐसी शर्त वो लगा सकता है, बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर, वेलकम रोमिका, मनोज ने भी कहा 49 का डी, रेखा ने, पूजा ने भी और आरती ने भी, सबने आंसर दिया है। 50, खा को का 50,000 रुपए दान देता है। का खा की सहमति से 50,000 रुपए में से 10,000 रुपए जब जी चाहे वापस प्राप्त करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखता है। दान शून्य है, दान विधि मान्य है, 40,000 रुपए तक दान विधि मान्य है तथा 10,000 के रुपए वापस पाने के लिए शून्य है, दान शुरू करनी है। बताइए। बिल्कुल सही आंसर दिया है 50 का सी, सी इज करेक्ट आंसर। 40,000 रुपए के लिए दान वैध हो गया है और 10,000 रुपए के लिए वो शून्य हो गया है, बिल्कुल सही। आरती ने भी कहा 50 का सी, भरत भी कह रहे हैं, पूजा ने भी कहा 50, पूजा 50 का बी नहीं है बेटा, ऐसा दान विधिमान नहीं है, है ना, उसमें शर्त लगा दी है और 10,000 रुपए वापस ले तो वो सी हो जाएगा आंसर, कि 10,000 रुपए वापस पाने के लिए वो शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, बा को आ 1 लाख रुपए बा की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित रखते हुए देता है कि वह 1 लाख रुपयों में से 10,000 रुपए जब भी चाहे वापस ले सकेगा। दान पूर्णतः शून्य है, अवैध है, 90,000 रुपए के बारे में वैध है, दुर्वर है। बताइए। अभी सेम क्वेश्चन हो गया ये 51, ये उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2015 और मध्य प्रदेश 1996 में पूछा गया था। यस। यस 90,000 रुपए के लिए वैध है, बाकी 10,000 रुपए के लिए वो शून्य हो जाएगा। राइट आंसर 51 का सी सबने सही आंसर दिया है। 52, भंवर सिंह को अंतर सिंह ने 10 लाख रुपए का दान इस शर्त के साथ दिया कि 10 लाख रुपए में से अंतर सिंह कभी भी अपनी इच्छा से 50,000 रुपए वापस ले सकेगा। यह दान अंततः विधिमान है, यह दान पूर्णतः विधिमान है, यह दान अवैध है, यह दान पंजीकृत होने पर पूर्णतः वैध है। बताइए कैसा है ये दान। 52, मध्य प्रदेश 1989। का आंसर देना है हमको बेटा। 52 का ए आंसर दिया है मनोज ने, वेरी फास्ट मनोज, एंड राइट आंसर। यह दान, पूजा, उसके बाद रोमिका, यह दान अंशतः विधिमान है। अंशतः विधिमान क्यों? क्योंकि 10 लाख में से 50,000 को माइनस कर दो, मतलब 9,50,000 के लिए वैध है और 50,000 के लिए जो बच्चे हैं वो कैसा हो गया? शून्य हो जाएगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 53, संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत दान जिसमें वर्तमान एवं भावी संपत्ति समाविष्ट हो पूर्णतः शून्य है, भावी संपत्ति की सीमा तक शून्य है, भावी संपत्ति की सीमा तक शून्य करनी है, वर्तमान संपत्ति की सीमा तक शून्य करनी है एवं भावी संपत्ति की सीमा तक शून्य है। बताइए। 53, यह आया था मध्य प्रदेश एपीयू प्रीलिम्स 2009 में। वेरी फास्ट रोमिका, राइट आंसर। भावी संपत्ति की सीमा तक शून्य है। ओके। दान में वर्तमान एवं भावी संपत्तियां हैं तो भावी वर्तमान संपत्ति के लिए वैध हो जाएगा और भावी संपत्ति के लिए शून्य हो जाएगा। बिल्कुल सही। भरत ने कहा 53 का ये नहीं है बेटा। अंजलि
53 का बी इज करेक्ट। पूजा ने कहा 53 का बी इज करेक्ट है। सबने कहा बी के बारे में, बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। आवासा बा दा को एक दान देता है। आवासा बा दा को एक दान देता है। बा वा सा दान को स्वीकार कर लेते हैं। आ बा सा वा दा को एक दान देता है। बा वा सा दान को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु दा दान को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। यहाँ इस दान की स्थिति यह है कि संपूर्ण दान शून्य है। दान वैध तथा दा को मिलने वाला अंश वा व सा बांट लेंगे। यह केवल एक तिहाई अंश तक शून्य है जिसमें दान है लिया होता अगर उसने दान स्वीकार कर लिया होता। दा के मना के बावजूद भी संपत्ति उसमें निहित हो जाएगी। बताइए जल्दी से। 54 का आंसर देना है हमको। उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2016। फिफ्टी फोर का सी इज करेक्ट आंसर किसने दिया है? रोमिका, पूजा ने कहा 54 का सी। आरती ने कहा 54 का सी इज करेक्ट आंसर। यह केवल एक तिहाई अंश तक ही शून्य है जिसमें दान है लिया होता अगर उसने दान स्वीकार कर लिया होता। संबंधित प्रावधान यह है सेक्शन 125 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 यह नियमित करती है कि यदि दान दो या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जाता है और उसमें से कोई पक्ष उस दान को अस्वीकार करता है तो उस अंतरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा के प्रावधानों के अनुसार ऐसी स्थिति में संपूर्ण अंतरण दान शून्य नहीं होगा, किंतु उसका उतना अंश शून्य हो जाएगा जो दान अस्वीकार करने वाले पक्ष ने प्राप्त किया होता जबकि वह दान स्वीकार करता। प्रस्तुत समस्या में यही हुआ है, इसलिए सेक्शन सी इज करेक्ट। इसमें सी इज करेक्ट है ना, सी इज करेक्ट। बा को 1 लाख रुपए बाकी अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रुपए में से 10,000 रुपए जब भी चाहे वापस ले सकता है। यह दान 90,000 रुपए के लिए वैध तथा 10,000 रुपए के लिए अशून्य है। पूर्णता वैध है। इसमें इसे दान नहीं कहा सकते हैं। बताइए। 55 का डी आंसर बिल्कुल सही दिया है रोमिका ने और मनोज ने। पूजा ने 90,000 रुपीज के लिए वैध है तथा 10,000 रुपए के लिए शून्य है। 1 लाख की बात हुई थी। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। भावी संपत्ति का दान किया जा सकता है? सही, गलत। संपत्ति भविष्य में दान देने पर वैध होगा। भावी संपत्ति के दान को स्वीकार करने से वैध होगा। बताइए क्या सही है? 56। छत्तीसगढ़ सिविल 2003, मध्य प्रदेश एपीओ 2008। भावी संपत्ति का दान किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। 56 का बी बिल्कुल सही, गलत है। पूजा 56 का बी है, बी गलत है। भावी संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता। यस। 57। निम्नलिखित उपहारों में से कौन सा वैध नहीं है? भविष्य में उपहार, सशर्त उपहार, बाजी के समझौते या अनिश्चित समझौते पर आधारित उपहार। बताइए कौन सा उपहार वैध नहीं है? 57। बिहार पीसीए जूनियर 2016। $57 का डी। ओके, 57 का ए नहीं है, 57 का डी इज करेक्ट आंसर। रोमिका, मनोज, आरती और भारत दुबे, पूजा, रेखा नहीं बेटा, डी नहीं है, डी है, ए नहीं है, डी है ना। ऊपर सभी। भविष्य में उपहार वैध नहीं है, सशर्त उपहार वैध नहीं है, बाजी के समझौते या अनिश्चित समझौते पर आधारित उपहार वैध नहीं है। इसलिए सारे के सारे ही अवैध हो गए हैं। 58। वर्तमान एवं भावी दोनों संपत्तियों को शामिल करते हुए किया गया दान केवल प्रथम भाग के लिए शून्य है, केवल द्वितीय भाग के लिए शून्य है, दोनों भागों के लिए शून्य है, किसी भी भाग के लिए शून्य नहीं है। बताइए, सबको पता है। 58। मध्य प्रदेश 2002, 2017, उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2011, 2012। केवल द्वितीय भाग के लिए शून्य, भाई सही है। जिसमें वर्तमान संपत्ति के लिए है वो वैध हो जाएगा, जिसमें भविष्य संपत्ति के लिए है वो शून्य हो जाएगा। यस, नाइस। 59। क्या एक हिंदू व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति का मौखिक दान कर सकता है? हाँ, यदि कब्जा प्रदत्त कर दिया है, नहीं, पसंदीदा के पेपर है, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। 59। मध्य प्रदेश 2017। क्या एक हिंदू व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति का मौखिक दान कर सकता है? नहीं, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। भूमिका ने आंसर दिया नहीं, नो। एक हिंदू व्यक्ति
अपनी अचल संपत्ति का मौखिक दान नहीं कर सकता है। संबंधित प्रावधान को 1 मिनट में सुनिए। सेक्शन 123 के अंतर्गत दिया गया है, जहां दान अचल संपत्ति का है वहां वह अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्री लिखित द्वारा किया सकेगा। जहां दान चल संपत्ति का किया जाना है वहां वह अंतरण या तो अचल संपत्ति के दान के तरीके से या संपत्ति के परिधान द्वारा किया सकेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? नहीं, नो इज करेक्ट आंसर। 60 निम्न में से कौन से दस्तावेजों के लिए अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है? अचल संपत्ति के उपहार के साधन, वसीयतनामा, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए अचल संपत्ति के लिए भुगतान अभिस्वीकृति रसीद का साधन। बताइए जल्दी से। 60 छत्तीसगढ़ सिविल 2016 इनमें से कौन से दस्तावेज के अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है? यस, एग्जैक्टली 60 का ए इज करेक्ट आंसर। अचल संपत्ति के उपहार के जो साधन है, अचल संपत्ति के उपहार के जो साधन है ना, उनका अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है। 60 का ए इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 123 के अनुसार स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए वह अंतरणदाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित पंजीकृत लिखित द्वारा करना होगा। 60 का ए आंसर इज करेक्ट। 61 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत 100 रुपए से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति का दान किया जा सकता है। 100 रुपए से कम मूल्य की कब्जे के परिधान की सहित मौखिक करार द्वारा, मात्र रजिस्ट्री लिखित द्वारा, कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्री लिखित द्वारा या तो मौखिक करार द्वारा रजिस्ट्री लिखित द्वारा। बताइए। 61 मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम 2009 61 का सीधा आंसर दिया है भरत ने, रोमिका ने, और सी इज करेक्ट आंसर। पूजा सही है और रोमिका और भरत सही है। बाकी डी नहीं, अंजलि, ईश्वर, रेखा है ना, डी नहीं है मनोज। कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा, कम से कम मूल्य की मूर्त संपत्ति का दान किया सकता है, कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा। 61 ए भी लग रहा है, ए कैसे? कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा। सेक्शन 123 के अनुसार स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए वह अंतरदाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित पंजीकृत लिखित द्वारा करना होगा। इसलिए 61 का सी ही होगा, लगने से कोई मतलब नहीं है ना। 61 का सी ही है। नाउ 62 स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए किया गया अंतरण कब्जे के परिधान द्वारा, दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित तथा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा, सादा लिखित द्वारा, कब्जे के परिधान सहित लिखित द्वारा होगा। बताइए। 62 मध्य प्रदेश विजय 2002 सबको पता है इसका आंसर, अब सब इसका सही आंसर देंगे। यस, बी इज करेक्ट आंसर। दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित अनुप्रमाणित लिखित द्वारा। अनुयोजित दावा का अंतरण निम्नलिखित में से किस तरीके से किया जा सकता है? मौखिक करार द्वारा, पंजीकृत लिखित द्वारा, अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षर लिखित से, 2 साक्षी द्वारा प्रमाणित पंजीकृत लिखित से। बताइए। 63 उत्तराखंड जूनियर प्रीलिम 2011
सर बैकग्राउंड म्यूजिक काफी रिलीफ वाला है। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है ना, मतलब म्यूजिक होना चाहिए। एक्चुअली जीवन में म्यूजिक का बड़ा महत्व है बेटा। म्यूजिक हमें बड़ी शांति प्रदान करता है, और हम शांत हैं यदि काम है तो बस आराम से बढ़िया काम चल सकता है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चलने देते हैं अपन उसको, तो और मत और स्लो कर देंगे। ओके, 63 का दिया है सी आंसर। सी आंसर किसने दिया? 63 का सी इज करेक्ट आंसर। अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षर लिखित से अनुयोज्य दावे, अरे वही, हाँ, अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षर लिखित से किस तरीके से किया सकता है, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 130 के अंतर्गत अनुयोज्य दावा का अंतरण अंतरणकर्ता द्वारा या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर एवं लिखित रूप से किया जाएगा। अपवाद है इसमें, इस धारा की कोई भी बात किसी समुद्री बीमा या अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतरण को लागू नहीं होती है, और ना बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के उपबंधों पर भी प्रभाव डालती है ना। अच्छा है म्यूजिक। ओके पूजा, नाउ अनिल ने कहा हाँ सर बहुत ही अच्छा है, चलने दीजिए, थैंक यू, वेलकम बेटा। तो सी इज करेक्ट आंसर ओमिका, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, इन तरीकों में से किसके द्वारा अनुयोज्य दावे का अंतरण हो सकेगा? राष्ट्रकृत लिखित द्वारा अनुयोज्य दावे का अंतरण, राष्ट्रकृत लिखित द्वारा, ऐसे लिखित के निष्पादन द्वारा जो अंतरण द्वारा हस्ताक्षरित हो, ऐसी एक लिखित द्वारा जो गवाहों द्वारा प्रमाणित हो, इनमें से सभी के द्वारा। बताइए। 64 मध्य प्रदेश विभाजन 2017, यूपी से विभाजन 2003, मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम 2010। अभी अपन ने आंसर देखा था इसका, और बिल्कुल सही, ऐसी लिखित के निष्पादन द्वारा जो अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो, बिल्कुल सही, अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। भूमिका ने कहा 64 इनमें सभी के द्वारा। अरे ऐसी लिखित के निष्पादन द्वारा जो अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो, ठीक है बेटा, इसका ध्यान रखना। 64 का बी इज करेक्ट आंसर। 65 संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा मुस्लिम विधि के नियम को संरक्षित करती है? एवं धारा 123 जिसमें असल संपत्ति का दान पंजीकृत विलेख के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है कि प्रयोज्यता से छूट प्रदान करती है? 126, 128, 127, 129। बताइए। हाँ 65 मध्य प्रदेश विभाजन 2016। ओके 65 का आंसर दिया है आपने डी। डी इज करेक्ट आंसर। 129 इज करेक्ट। सेक्शन 129 इज करेक्ट। आरती ने कहा 65 का डी, ईश्वर ने कहा है, रोमिका ने कहा था, और मनोज भी कह रहे हैं सेक्शन 129 इज करेक्ट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 129 यह कहती है कि अध्याय 7 दान के विषय में कि कोई बात मोमडन विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी, अर्थात दान के विषय मुस्लिम विधि के नियमों को संरक्षित किया गया है। साथ ही आसन्न मरण दान जो मृत्यु को निकट मानकर किया गया है, उसको भी पंजीकृत विलेख के माध्यम से किए जाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की गई है। ठीक है, आसन्न मरण व्यक्ति है, मरते मरते कर रहा, तो वहां कहां लिखेगा बैठ के? ठीक है। 65 के बाद आता 66 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अंतरण पक्षकारों के कृत्य द्वारा नहीं है? संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अंतरण पक्षकारों के कृत्य द्वारा नहीं है? उत्तराधिकार, बंधक, विक्रय, दान। बताइए जल्दी से। पक्षकारों के कृत्य द्वारा नहीं है। उत्तराखंड पीसीए जूनियर प्रीलिम्स 2008। 66 का आंसर अभी दिया है किसने? पूजा ने नहीं दिया अभी। ओके, अभी किसने दिया? 66 है, आरती दे रही हैं ए, अंजलि ने दिया है, और रोमिका ने दिया है। भरत ने गड़बड़ दे दिया था ना। ओके इस करेक्ट है। उत्तराधिकार सक्सेशन से संबंधित नहीं है, पक्षकारों के द्वारा नहीं है। कौन सा? ए सक्सेशन। संपत्ति अधिनियम 1882 के धारा 55 के अंतर्गत विक्रय, धारा 58 के अंतर्गत बंधक और 122 के अंतर्गत दान का अंतरण पक्षकारों के द्वारा होता है, किंतु उत्तराधिकार के अंतर्गत अंतरण पक्षकारों के द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए 66 का ए करेक्ट आंसर सबने ले दिया है ना। हाँ 67 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमको। अतिधारण बंधक, सर्वस्व अदाता दान, मोचन पट्टा, क्रेता विक्रय, इनको आपस में मैच करके हमको सही कोड का आंसर देना है, और नीचे कोड दे रखे हैं।
3214 ए इज करेक्ट आंसर। ए किसने दिया है? रोम का। 67 का किसने दिया है? 67 का ए भरत ने दिया है और रोमिका ने डी कहा था। डी इज नॉट करेक्ट, ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। 67 का ए है, आरती ने कहा, भरत ने कहा। 3214 अतिधारण, पट्टा, सर्वस्व अदाता, दान, मोचन, बंधक, क्रेता, विक्रय। सामने उनको मैच करना है। क्रेता से विक्रय, मोचन से आपका बंधक हो गया है, बंधक का मोचन कराया जाता है। सर्वस्व अदाता और दान का मतलब है अदाता से, और अतिधारण का मतलब पट्टे से है। ठीक है, तो 3214 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा दान संपत्ति अंतरण अधिनियम से शासित नहीं होता है? दुर्भर दान, सर्वस्व अदाता दान, आसन्न मरण दान, अनर्ह व्यक्ति को दान। बताइए 68। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2012। बिल्कुल सही कहा रोमिका ने, आरती ने, और वेरी फास्ट आरती, रोमिका, पूजा। अरे पूजा 68 का ए नहीं है, डी है, डी। अनर्ह व्यक्ति को दान, अनर्ह व्यक्ति को दान है 68 का। डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 127 में दुर्बर दान है ना? 128 में सर्वस्व अदाता दान है, 127 में है दुर्बर दान। सेक्शन 127 दुर्बर दान के बारे में बात करता है। वहीं सर्वस्व अदाता दान आपका जो है 128 में है। ठीक है, और आपका 129 में आसन्न मरण दान है, सेक्शन 129 में। बस जो अनर्ह व्यक्ति को दान है ये इसमें नहीं है, इसलिए 68 का डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, सर्वस्व अदाता वह है जब अदाता को दान के समय के ऋण दायित्व से कोई सरोकार नहीं होता। अदाता को दान के समय के दाता के शोध ऋण दायित्वों का दायी माना जाता है। अदाता को ऋण दायित्व के आधे के लिए दायी ठहराया जाएगा। अदाता को शोध ऋण की एक तिहाई तक के लिए ही दायी माना जाएगा। गिव द राइट आंसर। नाम इज 69। छत्तीसगढ़ 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। $69 का बी आंसर दिया है। ओके, और 69 का बी दिया है पूजा ने, रोमिका ने, आरती ने बी ए दे दिया है। बी इज करेक्ट आंसर। और ईश्वर वैष्णव ने भी कहा 69 का बी। अदाता को दान के समय के दाता के शोध ऋण दायित्वों का दायी माना जाता है। बिल्कुल सही है। जिसको जो दान ले रहा है तो बाकी उसके जो उस पर ऋण पे शोध हैं, उस व्यक्ति पे जो दान दे रहा है तो वो भी तो उसको चुकाने पड़ेंगे। यस, 69 का बी इज करेक्ट। नाउ 69 का बी इज करेक्ट, सबने दिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 71, साभार दान ऐसा दान है, साभार मतलब इस पे भार है, ऐसा दान मिल रहा है उसको जिसमें भार है। दान ऐसा दान है, अरे ऐसा दान है जिसमें लाभ की अपेक्षा भार देखो। ऐसा दान जो आभार प्रदर्शक हो, ऐसा दान जिसमें भारदाता की ओर से कुछ राशि समुदाय करना हो। इनमें से कोई भी नहीं। बताइए जल्दी से आंसर। गिव द राइट आंसर। टाइम इज नाउ 71। यह आया था आपका मध्य प्रदेश 1983 में। सेवेंटी 71 का हमको आंसर देना है। सेवेंटी 71 का भी आंसर दिया रोमिका ने, बिल्कुल सही रोमिका। ऐसा दान जो आभार प्रदर्शक हो, बिल्कुल सही, डी बी इज करेक्ट आंसर। संबंधित प्रावधान को 1 मिनट में सुनिए। सेक्शन 127 के अनुसार साभार दान ऐसा दान है जहां की दान एक ही व्यक्ति को ऐसी कई चीजों के एकल अंतरण के रूप में है जिसमें से एक पर बाध्यता का बोझ है और अन्यों पर नहीं। वहां दाता उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वह उसे पूर्णतया प्रतिगृहित नहीं करता। यस, 71 का बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, दुर्भर दान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था सेक्शन 127 में है। जो दुर्भर दान को संपत्ति अंतरण अधिनियम किस धारा में बताया गया? 125, 128, 127, 129 अभी बता दिया मैंने। 72, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2005, 2008, 2011, 2014 और छत्तीसगढ़ सिविल 2013।
वाह वाह। 72 का बी आंसर दिया है लगभग सबने। मनोज, रामिका, पूजा, यस बी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 127। मनोज ने 71 का बी कहा था, ठीक है मनोज, थोड़ा सा लेट हो गए थे। यस 72 का बी, सेक्शन 127 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर, एक सर्वस्व अदाता दाता के ऋणदाताओं के प्रति दायित्वाधीन है। सर्वस्व अदाता का दायित्व व्यक्तिगत होता है, उसके पास दान स्वरूप दी गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होता है, पुनीत आधार पर आधारित है, उचित धनराशि तक सीमित है। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 73। ये भी कई बार आया। 2015 छत्तीसगढ़ सिविल जज में आया है, 2008-2011 उत्तराखंड सिविल जूनियर प्रीलिम्स में आया है, मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम्स 2010 में और यूपी सिविल जज 2003 में आया है। 73। एक सर्वस्व दाता दाता के ऋणदाताओं के प्रति दायित्वाधीन है। सर्वस्व दाता का दायित्व कितना है? 73 का भूमिका ने कहा बी, आरती ने कहा बी, पूजा ने भी कहा बी। बी इज करेक्ट आंसर। उसके पास दान स्वरूप दी गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक का दायित्व होता है, उससे आगे तक का नहीं होता। उतना जितना उसको मिला है दान, उसके हिसाब से वो अदाता दाता के ऋणदाताओं के प्रति दायित्वाधीन होगा, उससे आगे नहीं। बिल्कुल सही। 74 अनुयोज्य दावों के संबंध में सेक्शन 130 संपत्ति अंतरण अधिनियम का अपवाद क्या है? जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत को लागू नहीं होता, समुद्री बीमा अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत को लागू नहीं होता, वाहन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत को लागू नहीं होता, इसमें से कोई भी पॉलिसी के अंतर्गत को लागू नहीं होता। अभी मैंने बताया था, आपको भी पता होगा किस पे ये 130 का अपवाद है, बताइए जल्दी से। सेक्शन 130 का अपवाद। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2003। यस 74 का भी आंसर दिया है भूमिका ने। वेरी फास्ट एंड राइट आंसर। समुद्र बीमा या अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत को लागू नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। बी इज करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2003। नाउ क्वेश्चन अपने अभी बहुत और भी बाकी हैं, लेकिन अपना टाइम हो गया है फिनिश, तो अपन मंडे को मिलेंगे। इसके जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट करेंगे। और मैं सोच रहा था कि इसमें और ढेर सारे लगभग और भी कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मिसलेनियस के रूप में थे, उनको लूं, आप कहें तो लूं, या फिर अपन सीआरपीसी को स्टार्ट करना, बताइए जल्दी से। फिर अपन गुड नाइट करेंगे, गुड नाइट टू ऑल करेंगे। जल्दी बताइए, फास्ट, कोई भी कहो। थैंक्स अ मिलियन सर। ओके वेलकम बेटा, थैंक्स करने की आवश्यकता नहीं है। वी आर डूइंग ड्यूटीज। यस सर। मनोज कुमार सिंह कह रहे हैं सीआरपीसी, आरती कह रही है सीआरपी। जी सर ले लीजिए डेफिनेटली। अरे तो अभी इसको ही ले ले, इसके ट्रांसफर प्रॉपर्टी के जो कुछ क्वेश्चन और हैं वो ले लें अपने ना। ओके यस उनको ले लेंगे, फिर उसके बाद अपन सीआरपीसी स्टार्ट कर देंगे। ओके ठीक है। गुड नाइट टू ऑल, टेक केयर, कीप डिस्टेंसिंग। दीपक कुमावत टीपी चलने दीजिए। हाँ चलने क्या दीजिए, वो खत्म हो गई है, खत्म हो जाएगी मंडे को, और कुछ जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं उनको अपन लेंगे, है ना दीपक, ले लेंगे, उसके बाद सीआरपीसी अपन फिर करेंगे। गुड नाइट टू ऑल, टेक केयर, कीप डिस्टेंसिंग। बेटा मुंह को ढक के ही बाहर जाएं, जरूरत हो तो घर से बाहर निकलें, तो नहीं तो नहीं निकलें, है ना। अच्छा है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल।